अब जो बात करेंगे हम ओम्स लॉ की बात करेंगे, तो ओम्स लॉ क्या बोलता है कि हमारे पास एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर कोई मटेरियल है और उसमें हमारे पास क्या है, डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है V का, ठीक है, और उसमें जो करंट फ्लो करेगी वो सीधे सीधे किसके प्रोपोर्शनल होगी, वोल्टेज के, ठीक है, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस के। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग। जैसे हमने एग्जांपल पीछे पढ़ी थी कि जितना हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतनी ही हमारे पास ज़्यादा क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगी, ठीक है। तो अब इसका प्रोपोर्शनल साइन है यहाँ पे, इसको हटाने के लिए हमें एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। तो वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, R इज व्हाट, रेजिस्टेंस, ठीक है। जो हम पीछे रेजिस्टेंस पढ़ रहे थे ना, वही चीज़ ओम्स लॉ क्या कहता है कि रेजिस्टेंस हमारे पास ये है और ये हमारे पास V इक्वल्स टू आर आई हमारे पास एक रिलेशन दे रहा है ओम्स लॉ, ठीक है। तो इसमें अगर रेजिस्टेंस की वैल्यू में वोल्टेज और करंट की टर्म्स में निकालना चाहूँ तो वो आ जाता है V अपॉन आई। तो ये जो चीज़ है, ये रेजिस्टेंस क्या है, अपोजिशन या फिर अपोज जो है, अपोज टू फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। तो ये करंट को मूव नहीं करने दे रही, ठीक है, ये जो चीज़ है, ठीक है। और इसका जो यूनिट है, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या है, ओम ही है, ठीक है। ओम को मैं रिप्रेजेंट इस तरह से करता हूँ, ठीक है। तो ओम को रिप्रेजेंट इस तरह से किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो करंट जो है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, किसके डायरेक्शन प्रोपोर्शनल है, वो है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और करंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेजिस्टेंस। तो वही तो बोला ना कि करंट जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के, कि जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा कम करंट फ्लो करेगी, ठीक है। तो उसके बाद अगर मैं बात करूं तो रेजिस्टेंस जो है वो उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। रेजिस्टेंस जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, लेंथ के। मतलब अगर लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगी, ठीक है। और इसके बाद रेजिस्टेंस हमारे पास इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या होता है, जैसे मान लो आपके पास कोई वायर है, तो आपकी ये चीज़ आ गई लेंथ, और जो ये जो एरिया है, ठीक है, ये वाला एरिया, ठीक है, इस एरिया को मैं क्या बोलूंगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और ये ए होता है, जितनी आप डाया बढ़ाओगे, ठीक है, एरिया किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेडियस या फिर डाया बोलो, ठीक है। तो डाया जितना बढ़ाओगे ना उतना उतनी रेजिस्टेंस क्या होगी, कम होगी, ठीक है। अगर एरिया में बढ़ाऊंगा यहाँ पे न्यूमिनेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में, अगर मैं एरिया बढ़ाऊंगा डिनोमिनेटर में तो मेरे पास क्या होगा कि रेजिस्टेंस उतनी कम होगी, ठीक है। तो अब इसको मैं इसके ऊपर क्वेश्चन आपको बहुत आते हैं, ठीक है, इस केस इन दोनों के ऊपर, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मान लो कोई क्वेश्चन है कि कोई वायर है, उसका आपके पास पहले डायमीटर था, ठीक है, D, और अब हमारे पास उसने डाया कर दिया है 2D, ठीक है। तो अब बताओ कि जो रेजिस्टेंस है उसमें क्या चेंज होगा। पहले मान लो रेजिस्टेंस R था, तो अब जो है R क्या हो, R कितना वेरी करेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, देखो कोई भी वायर है, मान लो वो सर्कुलर है, ठीक है। तो सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। पाई आर स्क्वायर मतलब अगर आर की जगह पे मैं डी लिखूंगा तो मैं किस तरह से लिख सकता हूँ कि आर इक्वल्स टू D/2, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पाई डी स्क्वायर अपॉन 4, ठीक है। तो इसको अगर आप करोगे तो कैसे, देखो सबसे पहले जो रेजिस्टेंस था R वो किसके बराबर था, 1, वो प्रोपोर्शनल किसके था, सीधे प्रोपोर्शनल। देखो एरिया को ही कंसीडर कर रहे हैं, लेंथ आप मान लो कि दोनों की सेम है, तो लेंथ अगर सेम है तो लेंथ को लिखने की जरूरत नहीं है, जो जो चीज़ें कांस्टेंट होती हैं ना उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब इसमें जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो किसके प्रोपोर्शनल लिख सकता हूँ मैं, सीधे ही 1/A के। तो A जो है वो एरिया है, और R मतलब इसको मैं क्या लिख दूंगा, 1/A की जगह पे मैं लिख दूंगा π/4D², ठीक है, इस तरह से लिख दूंगा। अब देखो इसमें भी क्या है, π/4 जो है वो यहाँ पे भी होगा, और जब मैं ये इसको मैं मान रहा हूँ R2 है, तो R2 जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो वहाँ पे भी क्या आ जाएगा, A की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/π/4 इंटू डी की जगह पे 2D², ठीक है। π/4 दोनों में सेम है, तो ये मैं दोनों इग्नोर कर सकता हूँ। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो वहाँ पे आपको ये π/4 की टेंशन ही नहीं लेनी है। आपको सीधे क्या करना है, जो D होगा या R होगा उसको ही उनका ही स्केयर करना है और फिर सीधे निकाल देना है, ठीक है। कैसे निकालना है, देखो यहाँ पे 1/D² है, और ये R2 क्या आ रहा है, 2D² मतलब 4D², ठीक है। तो अब क्या हो गया, D दोनों में कांस्टेंट है। तो अब आप देखोगे कि अगर मेरे पास R1 है तो जो मेरे पास R2 है तो वो कितना हो जाएगा, 1/4 हो गया है, ठीक है। तो वो 1/4 कम हो गया किसके कंपैरिजन में, R के कंपैरिजन में, ठीक है। तो अगर R1 है तो R2 कितना है, 1/4 है, ठीक है। तो आप इससे ये देख सकते हो कि जैसे आपने डाया बढ़ाया, ठीक है, तो क्या हो गया, हमारे पास रेजिस्टेंस कम हो गई, ठीक है। तो उसके बाद हम
बात करें इस रिलेशन की, तो आर जो मेरे पास, जब इसका मैं प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो मेरे पास एक कांस्टेंट आएगा जिसको हम बोलते हैं रो। ठीक है, तो रो जो है वो है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है ये किसके ऊपर डिपेंड करती है? ये सिर्फ और सिर्फ मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। मटेरियल के ऊपर मतलब फिक्स मटेरियल की फिक्स रेजिस्टिविटी होगी। ठीक है, और लेंथ पे डिपेंड नहीं करेगी और एरिया पे भी डिपेंड नहीं करेगी। कौन? रेजिस्टिविटी। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास ये और किस पे डिपेंड करती है? टेम्परेचर पे। ठीक है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ें थी जो इसमें समझने वाली थी। ठीक है, और इसके जो यूनिट हैं रेजिस्टिविटी के, वो हमारे पास क्या रहते हैं? रेजिस्टिविटी के यूनिट हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं रेजिस्टिविटी को यहाँ लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ आर इंटू ए बाई एल। रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं? ओम। एरिया के मीटर स्क्वायर, लेंथ के मीटर, तो मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, तो मीटर से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास यूनिट क्या आ जाएंगे इसके? ओम मीटर। ठीक है, तो इसके यूनिट क्या होंगे? रेजिस्टिविटी के यूनिट मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, तो अभी तक जो हमने यूनिट्स पढ़े, रेजिस्टेंस के हैं ओम, रेजिस्टिविटी के हैं ओम मीटर, वोल्टेज के हैं वोल्ट, तो उसके बाद हमारे पास करंट के हैं एम्पेयर। ठीक है, जिसको मैं ए से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये बी से ही रिप्रेजेंट होता है। ठीक है, तो ये सब यूनिट हमने पढ़ ली अभी तक। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी आपको पता चला कि ये टेम्परेचर और मटेरियल पे डिपेंड करती है, एरिया और लेंथ पे डिपेंड नहीं करती है। देखो, हमेशा जो भी रेजिस्टिविटी एक अलॉय की होती है और एक रेजिस्टिविटी, अगर मैं प्योर मेटल की बात करूं, तो रेजिस्टिविटी ऑफ अलॉय इज ऑलवेज ग्रेटर देन रेजिस्टिविटी ऑफ प्योर मेटल। ठीक है, तो अब देखो, जितनी ज़्यादा रेजिस्टिविटी होगी उतनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो इसीलिए जो एलॉयज़ होते हैं ना, वो क्या होते हैं हमारे पास हमेशा हीटिंग पर्पज़ के लिए, या जहाँ पे हमारे पास बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस की ज़रूरत होती है ना, तो वहाँ पे हम एलॉयज़ को ही प्रेफर करते हैं एज़ कम्पेयर टू प्योर मेटल्स। ठीक है, हम ओम्स लॉ का ग्राफ ड्रा करें। ठीक है, तो वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ ड्रा करेंगे। करंट जो है वोल्टेज के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो हम इसको सीधे एक लीनियर ग्राफ हमारे पास एक देखने को मिलेगा। ठीक है, तो लीनियर ग्राफ देखने को मिलेगा। इसका जो रेजिस्टेंस होगा ना, वो क्या हम यहाँ से ग्राफ से निकाल सकते हैं? वो स्लोप जो होगी वो क्या दे देगी हमें? रेजिस्टेंस दे देगी यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि रेजिस्टेंसेस को हम दो तरीके से क्या कर सकते हैं? अरेंज कर सकते हैं एक सर्किट में। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट में हम दो तरीके से उसको अरेंज कर सकते हैं या कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल। ठीक है, तो सीरीज मतलब कि जैसे मैंने आपको पीछे कुछ एग्जांपल्स में बताया है, जिसमें वोल्ट मीटर और एमीटर की बात कर रहा था मैं, तो आपको याद होगा, तो हमारे पास जो एमीटर था वो हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे थे। ठीक है, सीरीज के मतलब क्या है कि हमारे पास कुछ रेजिस्टेंस था और उसके साथ में हम क्या कर रहे थे? उसको कनेक्ट कर रहे थे। ठीक है, तो वैसे ही सीरीज में रेजिस्टेंस जो कनेक्ट होगा वो इस तरह से होगा। ठीक है, इसमें दो रजिस्टर मान लो R1 है, R2 है। ठीक है, इनकी रेजिस्टेंस जो है वो R1 R2 है, दो रजिस्टर्स की। ठीक है, तो वो हम इस तरह से कनेक्ट कर लेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें तो हमारे पास अगर रजिस्टर जितने भी कनेक्ट कर रहे हैं उनके जो टर्मिनल्स हैं ना, एंड पॉइंट्स जो हैं वो सेम है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? क्या है वो? पैरेलल है। ठीक है, तो रजिस्टर अगर टर्मिनल डिफरेंट है, ठीक है, तो हमारे पास वो सीरीज में कनेक्ट है। ऑन द अदर हैंड अगर एंड टर्मिनल्स जो है रजिस्टर के वो सेम है, तो वो पैरेलल में कनेक्टेड है। जब हमारे पास सीरीज में रजिस्टर कनेक्ट होगा तो हमारे पास क्या चीज़ सेम रहेगी? हमारे पास जो चीज़ सेम रहेगी वो आई रहेगी। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास वोल्टेज की बात करूँ तो वो क्या होता है? वो अक्रॉस टर्मिनल्स लगता है ना। ठीक है, अक्रॉस क्या होता है? टर्मिनल्स लगता है, या अक्रॉस मैं बोल सकता हूँ कि ये जो दो पॉइंट्स हैं, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड जो रहेगा रजिस्टर का, उसके अक्रॉस हमारे पास लगेगा। ठीक है, तो वोल्टेज इसमें चेंज होगी, तो R1 के अक्रॉस हमारे पास V1 वोल्टेज मान लो, और R2 के अक्रॉस मेरे पास V2 वोल्टेज मान लो, तो टोटल वोल्टेज कितनी हो जाएगी मेरे पास? मान लो V है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। ठीक है, और उसी को मैं क्या लिख सकता हूँ? V अगर मेरे को याद हो IR, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ? IR1 प्लस IR2। ठीक है, तो अब देखो इसमें आई जो है क्योंकि कांस्टेंट है थ्रू आउट, तो हमारे पास ये ओम्स लॉ से लिख रहा हूँ मैं, V इक्वल्स टू आई आर। ठीक है, तो हमारे पास क्या है कि आई जो है वो थ्रू आउट कैंसिल कर सकते हैं, और आर जो है उसको मैं लिख सकता हूँ R1 प्लस R2। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि कभी भी हम सीरीज में कनेक्ट कर रहे होंगे रेजिस्टेंस को, ठीक है, रजिस्टर्स को, तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी दोनों की, वो हम सम कर लें तो हमारे पास टोटल जो हमारे पास ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे पास रजिस्टर
रजिस्टर लगे हैं उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, उन दोनों का इंडिविजुअल का सम। ठीक है, तो ठीक है, ये आपको याद रखना है सीरीज के केस में। ऑन द अदर हैंड अगर हम पैरेलल में अगर कोई रजिस्टर्स कनेक्ट हैं तो उनमें मान लो ये मेरे पास इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है, R3 है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे टर्मिनल सेम है तो मतलब इसमें क्या चीज़ सेम होगी, सेम होगी हमारी वोल्टेज। ठीक है, तो वोल्टेज सेम है तो इससे क्या होगा, देखो जब मैं वोल्टेज सेम बोल रहा हूँ तो यहाँ पे देखो करंट हमारे पास I1 यहाँ पे होगी, इसमें मान लो I2 है और इसमें जो है थर्ड वाले में I3 है। ठीक है, तो अब इसमें अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो मैं टोटल जो करंट यहाँ से जा रही है और यहाँ पे जो एग्जिट हो रही है उन तीनों को अगर मैं बोलूँ तो मान लो मेरे पास I है तो वो किसके इक्वल होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर होगी। ठीक है, अब देखो ओम्स लॉ के थ्रू अगर मैं लिखना चाहूँ तो I को मैं क्या लिख सकता हूँ, I इक्वल्स टू V अपान R। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3। अब देखो इस वोल्टेज क्योंकि थ्रू आउट सेम रहेगी तीनों रजिस्टर की, और ये जो R है ये क्या है हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे भी। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपान R इक्वल्स टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे मुझे देखने को मिलेगी कि अगर मेरे पास जितने भी रजिस्टर हमारे पास पैरेलल में होंगे कनेक्टेड तो उनकी जो रेजिस्टेंस होगी उसका इन्वर्स का जो सम रहेगा वो हमारे पास 1/R के इक्वल रहेगा, जहाँ फिर 1 अपान R इक्विवेलेंट बोल सकता हूँ मैं इसको। अब इसके बाद अगर हम एक क्वेश्चन देखें, ठीक है, जो सीरीज़ और इन दोनों का यूज़ कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे मेरे पास मान लो कि एक सेल है, ठीक है, जो कितने वोल्ट का है, 4 वोल्ट का है और उसको मैंने कनेक्ट किया हुआ है डिफरेंट सीरीज़ जो है इस तरह से रेजिस्टेंस जो है। ठीक है, तो इस तरह से मुझे रेजिस्टेंस इसमें मैंने कनेक्ट किए हुए हैं। तो ये है 6 ओम और ये है हमारे पास 3 ओम। ओम मतलब रेजिस्टेंस के यूनिट हैं। ठीक है, 12 ओम और 3 ओम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मुझे इसको किस तरह से मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि ये मेरे पास सर्किट है, उसके बाद मुझे इसमें निकालना है कि करंट जो 6 ओम के थ्रू जो जा रही है, 6 ओम रजिस्टर के थ्रू जो जा रही है उसमें जो करंट है वो कितनी है। उसके बाद जो मेरे पास 12 ओम के थ्रू जो अक्रॉस जो है वोल्टेज कितनी है, 12 ओम के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है। तो मैं ये किस तरह से निकाल सकता हूँ वो देखते हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करूं तो करंट जो है वो हमने देखा कि अगर यहाँ से करंट कोई जा रही होगी I1 तो वो सेम रहेगी पूरी सीरीज़ में करंट क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो ये मुझे सीरीज़ में कैसे पता चला, क्योंकि अगर ये दो रजिस्टर हैं इनके जो दोनों टर्मिनल हैं, इसका टर्मिनल ये दो है और इसके टर्मिनल ये दो हैं, एक टर्मिनल इसमें कॉमन होगा दोनों में और जो दूसरे दो होंगे वो एक्सट्रीम पे होंगे, मतलब वो कनेक्टेड नहीं होंगे। ठीक है, दो आपस में। ठीक है, तो उसके बाद क्या है मेरे पास की जो ये नेक्स्ट वाली ये वाली सीरीज़ ये भी एक सीरीज़ में है। ठीक है, तो यहाँ पे भी करंट क्या होगी, सेम होगी थ्रू आउट इसमें। ठीक है, तो वो कितनी है, I2। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो ये अगर मैं इन दोनों को मर्ज कर लूँ, ठीक है, तो मेरे को किस तरह से दिखेगा, ये दिखेगा मुझे इस तरह से। ये 4 वोल्ट की बैटरी है तो इस सीरीज़ में है तो मैं इसको एक रजिस्टर मान सकता हूँ। ठीक है, जिसकी हमारे पास कितनी रेजिस्टेंस है, इस ऊपर वाले की कितनी आ जाएगी, 9 ओम। ठीक है, नीचे वाले की कितनी आ जाएगी, मैं लिख सकता हूँ इसको 15 ओम। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे इसको हम कैसे करेंगे, इसमें करंट I1 होगा, इसमें करंट I2 होगा। ठीक है, और उसके बाद ये देखो अब ये दोनों जो है ना ये आपस में क्या है, ये हमारे पास पैरेलल में है। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे ये दोनों अलग अलग, अगर इन दो को और इन दो को देखोगे तो ये सीरीज में है। ठीक है, बट आप जब इन दोनों को कंपेयर करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये पैरेलल में है। ठीक है, तो उसके बाद अब इसको देखो कैसे करेंगे। तो देखो जब भी जो करंट है वो हम I1 अगर करंट यहाँ पे मैं निकालना चाहूँ तो वो क्या होगी, मेरे पास आ जाएगी वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस अब इसमें कौन सी यूज़ करूँ मैं, देखो करंट सेम है, रेजिस्टेंस जो आएगी थ्रू आउट जो रेजिस्टेंस है वो लिखूंगा मैं यहाँ पे। थ्रू आउट रेजिस्टेंस कितनी है, 9। ठीक है, और वोल्टेज देखो वोल्टेज कितनी है, 4 वोल्ट का हमारे पास ऊपर हमने लगाया हुआ है सेल। ठीक है, तो वही सेल जो है पोटेंशियल यहाँ से ये पॉइंट्स और ये पॉइंट्स एक्चुअली ये क्या है, सेम पोटेंशियल पे है।
क्यों? क्योंकि देखो इनके टर्मिनल्स जो हैं वो उनके बीच में कोई भी ना यहाँ पे कोई रजिस्टर है, ना यहाँ कोई रजिस्टर, ना यहाँ रजिस्टर, ना रजिस्टर यहाँ है। रजिस्टर के अक्रॉस और इस पूरे रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है और वही हमारे पास सेल के अक्रॉस वोल्टेज होगी। ठीक है, तो हम वोल्टेज कितनी लिख लेंगे 4 वोल्ट लिख लेंगे हम यहाँ पे वोल्टेज। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरे पास आई जो है वो कितना हो जाएगा 0.44 एम्पियर। ठीक है, तो वही जो आई ये 6 रजिस्टर के अक्रॉस भी होगी क्योंकि आई तो थ्रू आउट सेम है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0.44 एम्पियर। ठीक है, ऑन द अदर हैंड अब अगर हम वोल्टेज की बात करेंगे 12 ओम के अक्रॉस। ठीक है, तो अब इसमें जो है मुझे इसके अक्रॉस वोल्टेज देखनी है। ठीक है, अब एक चीज़ आपने देखी थी कि जब भी सीरीज़ में कोई चीज़ कनेक्ट होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है हमारे पास सीरीज़ में जो हमारे पास वोल्टेज होती है वो वेरी कर जाती है। इसकी V1 वोल्टेज होगी, मान लो इसकी क्या होगी V2 वोल्टेज होगी। तो मुझे ये V1 वोल्टेज निकालनी है। ठीक है, तो ये मैं कैसे निकाल सकता हूँ, देखो वोल्टेज जो है वो किसके इक्वल होगी I इंटू आर। ठीक है, तो I कौन सा होगा इसमें, I जो है वो ये वाला I कौन सा जो इस पूरे सीरीज में दौड़ रहा है। ठीक है, तो ये कैसे निकाल सकता हूँ मैं, ये निकाल दूंगा मैं I इज इक्वल्स टू V अपॉन आर। ठीक है, I इक्वल्स टू V अपॉन आर। ठीक है, तो आई जब मेरे पास V अपॉन आर है तो V कौन सा लगेगा यहाँ पे 4 वोल्ट। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये जो आई है थ्रू आउट यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरे सीरीज में सेम रहेगा। ठीक है, और ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट इन सब के अक्रॉस क्या हमारे पास वोल्टेज सेम है। ठीक है, तो वोल्टेज 4 आ जाएगी और R जो है मेरे पास वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लिखूंगा मैं थ्रू आउट इसकी। ठीक है, तो थ्रू आउट इसकी कितनी है 15 है। ठीक है, तो 15 मैं लिखूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई आ गया। ठीक है, तो इसी को मैं पुट करूंगा यहाँ पे 5/15 इंटू रेजिस्टेंस कितनी लिखूंगा। अब मैं रेजिस्टेंस कौन सी लिखूंगा, रेजिस्टेंस में लिखूंगा यहाँ पे ये 12 ओम वाली। क्यों लिखूंगा? क्योंकि अब मैं एक फिक्स रजिस्टर के अक्रॉस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। ये करंट थी। ठीक है, करंट हमारे पास ये आ गई। अब रेजिस्टेंस करंट जो है इसमें थ्रू आउट ये है और कौन से रजिस्टर के अक्रॉस मुझे वोल्टेज चेक करनी है 12 वाले के साथ। तो ये मैं इसको करूंगा यहाँ से सॉल्व, तो ये मेरे पास आ जाएगा 3.2 वोल्ट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 3.2 वोल्ट। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा, नहीं आया होगा इसको थोड़ा सा एक बार फिर से देखना, तो आई होप ये समझ आ जाएगा आपको। अब हम बात करेंगे कि हमें डोमेस्टिक जो भी हम अपने अप्लायंसेस लगाते हैं, ठीक है, तो उनमें हम उसको किस तरह से कनेक्ट करें। एक्चुअली देखो रजिस्टर जो है, जो भी हम डोमेस्टिक डिवाइस जो भी यूज़ कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉनिक्स का, उसकी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस रहती है। तो हम उसको कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं, एक रजिस्टर बोल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बोल रहे हैं कि जो भी हमारे पास डिवाइसेस हैं, मतलब जो भी रजिस्टर्स हैं, जो भी रेजिस्टेंसेस हैं, उनको हम पैरेलल में कनेक्ट करें या सीरीज में कनेक्ट करें या फिर पैरेलल में कनेक्ट करें, वो हम देखते हैं। तो देखो सबसे पहले अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो उसके नुकसान क्या हैं या फिर उसके फ़ायदे क्या हैं वो देखते हैं। लोग आपने देखा होगा जब आप दिवाली पे सेलिब्रेट करते हो तो कुछ एलईडीज आपने लगाई होती हैं इस तरह से। बट आपने एक चीज़ और नोटिस की होगी कि अगर एक भी एलईडी उसमें से ख़राब हो जाती है तो सारी की सारी एलईडीज जो हैं वो काम करना बंद कर देती हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब क्या है हमारे पास कि सीरीज में जब एक चीज़ ख़राब होगी ना, वन डिवाइस स्टॉप, तो आपके पास क्या होगा कि बाकी सब डिवाइस ऑल स्टॉप। ठीक है, तो पूरा सर्किट जो है वो ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, जो आपका सर्किट होगा, ठीक है, आपने उसमें मान लो ये चीज़ है, ये आपने 2 रजिस्टर लगाए, 3 रजिस्टर लगाए हैं, तो जब आपके पास ये क्या होगा, एक अगर यहाँ पे ये चीज़ ख़राब होगी तो आपकी करंट जो है वो क्या होगी, करंट आगे फ्लो ही नहीं कर पाएगी। तो करंट फ्लो नहीं कर पाएगी तो क्या हो जाएगा, ये डिवाइसेस भी काम करना बंद कर देंगे। ठीक है, तो दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि एक ही स्विच लगा सकते हो। ठीक है, ऑन ऑफ के लिए सारे डिवाइसेस के लिए आप एक ही स्विच लगा सकते हो। तीसरी चीज़ जो है इसमें, देखो इसमें क्या है कि अब आप देखो, आपने एक चीज़ देखी होगी जब भी हम सीरीज़ में लगा रहे हैं तो हमारे पास क्या चीज़ चेंज हो रही है, वोल्टेज चेंज हो रही है। इसकी V1 होगी, इसकी V2 होगी, इसकी V3 होगी। तो मतलब वोल्टेज जो होगी हर एक डिवाइस को एक जैसी नहीं मिलेगी। वोल्टेज विल नॉट बी सेम। ठीक है, फॉर ऑल डिवाइस। चौथे पॉइंट की बात करें तो अगर हमारे पास कोई ठीक है रेजिस्टेंस अगर हम सीरीज में लगा रहे हैं तो हमें पता है कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सबका इंडिविजुअल जो भी रेजिस्टेंस लगाए हमने उनका सम। ठीक है, तो उनका सम कर रहे हो तो टोटल हमारे पास क्या होगा, एक बहुत ज़्यादा अमाउंट हो गया रेजिस्टेंस का। मतलब क्या है कि हमारे पास जो करंट थी वो हमारे पास बहुत कम हो जाएगी। ठीक है, करंट क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी, उसका फ्लो जो है वो नहीं चल पाएगा आगे। ठीक है, अब बात करें तो हमें क्या करना चाहिए इन सबको अवॉइड करने, हमें पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए। क्यों, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहली चीज़, अगर आप कोई चीज़ पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हो तो उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, मान लो ये कोई
3 डिवाइसेस हैं, 4 डिवाइसेस हैं, इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं ऐसे। तो ये हमारे पास जब मैं इसको सेल के साथ कनेक्ट करूँगा तो क्या होगा कि मैं पैरेलल में क्या होगा कि अगर एक डिवाइस स्टॉप भी हो जाएगा ना तो बाकी वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो जो भी करंट यहाँ से आ रही है वो करंट क्या हो रही है, अलग-अलग डायरेक्शन में डिवाइड हो रही है यहाँ पे। ठीक है, 2, 3 ठीक है। तो अगर मेरा जो 1 डिवाइस है वो ख़राब भी हो जाए तो ये 2 जो हैं वो चलते रहेंगे। तो एक तो इसका सॉल्व हो गया, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि आपको अलग-अलग स्विच लगा सकते हो आप हर एक अप्लायंसेस के लिए, ठीक है। तो अगर मेरे पास मैं ये एक स्विच यहाँ पे लगा दूँ, ठीक है, तो ये स्विच जब मैं ऑन करूँगा तो ये डिवाइस ऑन हो जाएगा। एक स्विच यहाँ लगा दूँ तो ये स्विच जब ऑन करूँगा तो ये डिवाइस ऑन हो जाएगा, वैसे ही दूसरे भी, ठीक है। तो और तीसरी चीज़ जो वोल्टेज का इशू आ रहा था, अब देखो आपने एक चीज़ देखी होगी, जब मैं पैरेलल में मैंने बोला था कि पैरेलल में जब हम रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक है, हर एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस, ठीक है। तो जितनी डिवाइस होंगी उनको सेम वोल्टेज जो कि हमारे पास 22 वाट की होती है हमारे डोमेस्टिक यूजेज में, ठीक है, जो हम घर पे यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमारे पास 22 वाट होती है, तो वो सेम रहेगी थ्रू आउट, ठीक है। और लास्ट जो प्रॉब्लम थी रेजिस्टेंस की, तो रेजिस्टेंस जो हमारे पास है 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो इसमें क्या है हमारे पास कि जितनी भी रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, वो इन्वर्सली हो जाएगी, और ये एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, बहुत कम रेजिस्टेंस हमारे पास करंट को ऑफर कर रही होगी डिवाइसेस, ठीक है। तो उससे क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस का भी जो हमारे पास प्रॉब्लम था वो भी सॉल्व हो जाएगा, करंट जो है वो इजिली फ्लो कर पाएगी थ्रू आउट द सर्किट, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पावर क्या है, ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे कि हीटिंग इफेक्ट क्या है हमारे पास करंट का, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पावर की बात करें तो हमारे पास क्या है कि जब भी करंट फ्लो करती है, तो करंट जो फ्लो करती है तो उसमें कुछ एनर्जी होगी, कोई भी चीज़ ऐसे तो फ्लो नहीं करेगी, तो वो एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है हमारे पास यूज़ हो रही है किसके लिए, करंट को फ्लो करने के लिए, ठीक है। तो हम इसके बाद अगर पावर की बात करें तो पावर हमारे पास क्या होता है, पावर होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो वर्क डन को ही हम क्या बोल सकते हैं, एनर्जी बोल सकते हैं। तो मैं इसको इन अदर वर्ड्स क्या लिख सकता हूँ, एनर्जी पर यूनिट टाइम भी लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर यूनिट टाइम, ठीक है। तो और इसको अगर मैं एक डेफिनेशन की तरह लिखना चाहूँ पावर को, तो मैं लिख सकता हूँ कि रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करेंगे देखो इसके जो यूनिट्स हैं वो क्या हैं, देखो वर्क डन के यूनिट क्या है, जूल, और एनर्जी के यूनिट क्या है, वो भी जूल है, ठीक है। टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड, जूल पर सेकंड, तो इसको हम बोलते हैं वाट, ठीक है, वाट भी बोलते हैं इसको, ठीक है, पावर को। तो उसके बाद अगर हम देखें तो इलेक्ट्रिकल वर्क क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्क डन होता है V इंटू आई इंटू टी, मतलब कि करंट I जो फ्लो कर रही है किसकी वजह से, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, कितने टाइम के लिए, ठीक है। तो जो वो फ्लो करेगी किसी भी चीज़ की मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, जैसे वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, कि आप फोर्स लगा रहे हो और वो चीज़ मूव कर रही है, आप यहाँ पे क्या है, फोर्स का काम क्या कौन कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस एक तरह का क्या दे रहा है, उसको पुश कर रहा है किसको, करंट को मूव करने के लिए। तो वही है कि करंट जो है पोटेंशियल डिफरेंस के इन्फ्लुएंस की वजह से कुछ टाइम के लिए जब वो मूव कर रही है, तो वो जो उतने टाइम के लिए मूव किया है उसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक वर्क डन, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक और चीज़ है हमारे पास कि अब इसको हम पावर को लिखना चाहें तो पावर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, V इंटू आई इंटू टी अपॉन टी। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, V इंटू आई, ठीक है। तो पावर क्या आ गई मेरे पास, V इंटू आई, तो इसको हम बोलते हैं वाट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, वाट, पावर का यूनिट हमने देखिए वाट है, ठीक है। तो इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ, V क्या है मेरे पास, वोल्ट होंगे और एम्पियर, तो V इंटू ए को भी मैं क्या बोल सकता हूँ, वाट बोल सकता हूँ, और जूल पर सेकंड को भी मैं वाट बोल सकता हूँ, ठीक है। तो अब इसके क्या डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं पावर के, वो देखता हूँ। V इंटू आई एक हमने पढ़ लिया, ठीक है। दूसरा क्या है, अगर मैं V की जगह पे ओम्स लॉ के थ्रू I और R के साथ रिप्लेस कर दूँ तो क्या बन जाएगा, V इक्वल्स टू आई आर होता है ना, तो मेरे पास आ जाएगा आई स्केयर R, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे I को V के साथ रिप्लेस कर दूँ यूजिंग दिस रिलेशन, तो मेरे पास आ जाएगा V अपॉन R, V स्केयर अपॉन R, ठीक है। तो पावर की तीन तरह के हमारे पास ये बन सकते हैं, बट आपको सिर्फ एक ही याद रखना है, कौन सा, ये वाला।
तो इसके बाद अगर आपको इनमें से कोई भी चीज़, जैसे आपको करंट और रेजिस्टेंस दी हुई है और आपको पूछा है कि पावर निकालो, तो आप क्या करोगे, वी की जगह पे ओम्स लॉ के थ्रू इसको आई और आर की टर्म्स में रिप्लेस कर दोगे। अगर आपके पास सिर्फ ये दिया हुआ है, वोल्टेज दी हुई है और आपके पास रेजिस्टेंस दी हुई है, तो आप इसको इसमें भी, इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हो इजीली। ठीक है, तो देखो अब देखते हैं कि 1 वाट क्या होता है। 1 वाट क्या है हमारे पास कि 1 जूल पर सेकेंड, या क्या बोल सकता हूँ 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर। उसके बाद अगर बात करें हम, एक चीज़ होती है यहाँ पे हमारे पास पावर वोल्टेज रेटिंग। ओके, पावर वोल्टेज रेटिंग, तो ये क्या है हमारे पास कि आपके पास मान लो कि आप जैसे टीवी सेट है हमारे पास। टीवी जो होता है ना, वो कितने वाट हमारे पास पावर यूज़ करता है, वो लगभग 120 वाट पावर यूज़ करता है। वेरी कर सकता है ये, ठीक है, टीवी टू टीवी, बट मेनली इसी रेंज में करता है। तो इसमें जो वोल्टेज हमारे पास घर से आ रही है वो कितनी, 220, पावर है वी है। तो आपको पूछा जाए कि टीवी जो है वो कितनी करंट यूज़ कर रहा है, तो आप यहाँ से इजीली निकाल सकते हो। ठीक है, पावर जो वोल्टेज हमारे पास सेम रहेगी। कोई भी अप्लायंसेस होगा, जैसे ट्यूबलाइट ही है, तो आपके पास 40 वाट का ट्यूबलाइट है, तो उसमें 220 वोल्ट हमारे पास क्या है करंट, 220 वोल्ट हमारे पास क्या है वोल्टेज। तो हम उससे करंट हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला, P इक्वल्स टू वी इंटू आई। ठीक है, तो ये यूज़ कर सकते हैं हम इनमें से किसी को भी कैलकुलेट करने के लिए। इलेक्ट्रिकल, अब बात करें कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का बहुत ज़्यादा रोल है। क्यों रोल है इसका, ठीक है, आप एनर्जी चैप्टर में भी पढ़ोगे। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैं अगर लिखना चाहूँ, जैसे देखो पावर मेरे पास क्या है, पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, यही है। तो वर्क डन को मैं क्या बोलता हूँ, एनर्जी बोल सकता हूँ। तो इसी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पी इंटू टी लिख सकता हूँ। हाँ, लिख सकते हैं। ठीक है, तो P इंटू टी, तो मतलब अब मैं इसको P इंटू टी को, पावर को मैं, पावर तो जनरल टर्म है ना, अब मैं इसको इलेक्ट्रिकल वे से लिखना चाहूँगा, मतलब मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करना चाहूँगा। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पावर को इलेक्ट्रिकल पावर में लिखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिकल पावर मुझे पता क्या होता है, V इंटू आई। ठीक है, जो ये मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, V इंटू आई इंटू टी। तो ये क्या आ गया मेरे पास, एनर्जी आ गया। बट जो हमारे पास मोस्टली हम एनर्जी को यूज़ करते हैं, तो वो P इंटू टी की तरह ही रखते हैं हम उसको, और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसके यूनिट्स देखोगे तो वो क्या आ जाएंगे, वाट इंटू आर। ठीक है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ आर की टर्म में, टाइम की यूनिट और पावर की यूनिट वाट, तो इसको किलो वाट आर में हम लिखते हैं मोस्टली एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। इसका मतलब क्या है, 1 किलो वाट फॉर 1 आवर, मतलब 1 किलोवाट पावर जो है यूज़ हो रही है 1 घंटे के लिए। तो ये जो है ना किलोवाट आवर, ठीक है, ये क्या है हमारे पास कमर्शियल यूनिट है। ठीक है, कमर्शियल यूनिट मतलब जो आपको मार्केट में, आप इलेक्ट्रिसिटी जब आप घर पे लगाते हो तो आपके पास एक मीटर होता है ना, तो इलेक्ट्रिक मीटर जो होता है उस पर क्या लिखा होता है, हम बोलते हैं कि इतने यूनिट हो गए, उतने यूनिट हो गए। वो जो यूनिट है ना, वो कमर्शियल यूनिट यही है, क्या है वो, किलोवाट आवर। ठीक है, तो आप जब भी बोलते हो ये सब, तो आपको पता होना चाहिए कि किलोवाट आवर को ही हम इलेक्ट्रिकल यूनिट बोलते हैं, जो हमारे मीटर पे दिखता है। देखो मैं इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा 1 किलोवाट आवर को जूल्स जूल्स में। ठीक है, तो जूल में एनर्जी हम मोस्टली देखेंगे, तो जूल्स में एनर्जी कितनी है ये, तो वो हम कोशिश करेंगे। तो 1 किलोवाट को अगर मैं लिखना चाहूँ 1000 वाट लिख सकता हूँ, इंटू आर जो है, आर को मैं लिख सकता हूँ 3600 सेकेंड्स। तो ये हो गई 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी कितनी होती है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ठीक है, तो उसके बाद इसकी कॉस्ट जो डिफाइन की जाती है वो किसके बेसिस पे की जाती है, इसी यूनिट के बेस पे। ठीक है, कॉस्ट जो बिजली की होती है वो भी इसी के बेसिस पे डिफाइन की जाती है। तो हीटिंग इफेक्ट क्या है कि जब भी आप देखो करंट पास करोगे किसी भी कंडक्टर से, ठीक है, या किसी भी मेटल से, या फिर किसी भी अलॉय से, तो क्या होगा, एक कोई भी चीज़ होगी उसमें क्या होती है, एक रेजिस्टेंस होती है। ठीक है, तो क्या होता है, जब आप करंट जो देते हो, तो उस रेजिस्टेंस की वजह से क्या होता है कि वो अपोजिशन प्रोवाइड करता है किसको, करंट को। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारे पास जो मेटल हैं, जो भी कंडक्टर जिसके थ्रू करंट जा रही होती है, वो क्या हो जाता है, हीट अप हो जाता है। ठीक है, हीट अप हो जाता है, और जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी उतना ज़्यादा हीट अप होगा वो मटेरियल। ठीक है, उतना ज़्यादा मटेरियल हीट अप होगा। तो हाई रेजिस्टेंस वाले मटेरियल जो भी हैं उनको यूज़ कर सकते हैं एज ए हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, एज ए हीटिंग एलिमेंट इन
इन वेरियस अप्लायंसेस, ठीक है। तो हम कैसे उनको यूज़ करते हैं वो देखते हैं। तो हमारे पास एक रिलेशन होता है कि जो हीट होगी ना, कितनी हीट निकलेगी ड्यू टू द इलेक्ट्रिक करंट, वो होता है आई स्केयर आर इंटू टी, ठीक है। अगर याद रहेगा तो रख लेना, आई स्केयर आर इंटू टी। तो यहाँ पे देखोगे कि जो हीट निकलेगी वो किस चीज़ पे डिपेंड है, सिर्फ रेजिस्टेंस के ऊपर नहीं है, वो करंट के ऊपर भी डिपेंड करती है, ठीक है, करंट के स्केयर के ऊपर, और हमारे पास कितने टाइम के लिए आप करंट दे रहे हो, और जो रेजिस्टेंस है किसकी, जो हमारे पास जिस मटेरियल के थ्रू पास कर रहा है, तो उस उन सब के ऊपर डिपेंड करता है। तो आपको क्वेश्चन मतलब इसमें इस तरह से आ सकते हैं कि जैसे मान लो कि आपको बोल दिया कि करंट आप क्या कर रहे हो, डबल कर रहे हो, ठीक है, और एक मटेरियल है उसकी रेजिस्टेंस कांस्टेंट है आर, और आप 10 सेकंड के लिए पहले चला रहे थे, अब भी 10 सेकंड के लिए चला रहे हो, तो बताओ कि हीट जो है वो अब कितनी ज़्यादा निकलेगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर वन केस जिसमें आपके पास करंट क्या थी, आई थी, ठीक है। अब क्या हुआ हमारे पास, आई टू आई हो गया, ठीक है। तो जैसे ये टू आई हुआ तो हीट जो होती है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई है, ठीक है। बाकी चीज़ें तो कांस्टेंट है ना, ये इनको छोड़ दो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो हीट किसके प्रोपोर्शनल है, आई स्केयर के, ठीक है। तो आई स्केयर के, तो पहले आई था तो ये इस तरह से था, बट अब जो हीट है वो क्या आ जाएगा, टू आई स्केयर, ठीक है। तो ये कितनी हो जाएगी, 4i। तो मतलब अब जो हीट है वो क्या होगी मेरी 4 टाइम्स बढ़ चुकी है, ठीक है। तो इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है इस इफेक्ट की, तो आपको पता ही होगा, इलेक्ट्रिक आयरन जो हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक, आपको पता ही होगा इलेक्ट्रिक आयरन जो यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टोस्टर हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास हीटर हैं। उसके बाद हमारे पास बल्ब जो है वो एक्चुअली क्या करता है, वो हमारे पास लाइट भी देता है, ठीक है, और हमारे पास क्या देता है, हीट भी दे रहा होता है वो, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें होती हैं, बल्ब जो मोस्टली टंगस्टन के होते हैं, ठीक है। टंगस्टन जो है एक मेटल है, ठीक है, टंगस्टन के होते हैं, ये भी हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो फ्यूज़ जो है, फ्यूज़ जितने भी होते हैं उसमें हम हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा करंट फ्लो करेगी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हीट बढ़ जाएगी, तो फ्यूज़ क्या करता है, मेल्ट कर जाता है, और हमारे जितने भी अप्लायंसेस होते हैं उनको बचा लेता है, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द दिस इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर।